Hello everyone and once again welcome to the Destination Success. आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे और बहुत ही जल्दी हमारी डेट शीट आने वाली है क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की। और प्री बोर्ड की ऑलरेडी डेट शीट आ भी चुकी है कि आपके 1 मार्च से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपकी वीडियोस होंगी क्वेश्चंस की, चैप्टर्स की और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो सारी आपको बहुत ही जल्दी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है साइंस का, जो आपकी टर्म 2 का है। और इसमें हम इसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है ये मैं सपोर्ट मटेरियल से ही करवा रही हूँ, क्योंकि जो आपका सपोर्ट मटेरियल आपको स्कूल से मिला है उसमें सीबीएसई ने काफ़ी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करा हुआ है और प्लस आपके के सारे टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो कवर उसमें हो जाते हैं। तो सपोर्ट मटेरियल से ही हम इस चैप्टर को पूरा कवर आज की डेट में या इस वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये आपका हिंदी मीडियम का वीडियो है, जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो देखते हैं चैप्टर का नाम, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब जो भी तत्व आपके अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो भी तत्व आपको अब तक मिल चुके हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण जो था वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने करा था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो पेपर में 101% आते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, तो आप उनको बिल्कुल ही अच्छे से साथ साथ करते हुए चलना। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किस में है, या तो तत्व के रूप में है, या तो मिश्रण के रूप में है, या फिर यौगिक के रूप में हमें मिली हुई है या आसपास हमारे उपस्थित है। सबसे पहले देखते हैं हम कि तत्व क्या होते हैं। अब हम चैप्टर का नाम देख रहे हैं कि हम तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो बताना चाहिए ना कि तत्व होते क्या है। तो तत्व एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनको हम तत्व कहते हैं। मतलब जो भी चीजें एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका सोडियम हो गया, सोना हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे आपके एक जैसी चीजों को एक जैसे अणु को मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को आप क्या लिखते हो, Mg लिखते हो, और सोने को क्या लिखते हो आप, Ag लिखते हो। AgAu सिल्वर, और जो आपका गोल्ड होता है इसको आप AgAu लिखते हो। सोडियम क्या होता है आपका, Na होता है। ये सारे तत्व क्या होते हैं जो एक जैसे अणुओं को मिलकर बनते हैं, ये आपके तत्व कहलाते हैं। अभी तक हमारे पूरे भारत में या पूरे विश्व में 118 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि कितने तत्व अब तक मिल चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 118 तत्व जो है वो अब तक मिल चुके हैं। उसके बाद आता है आपका वर्गीकरण। अब हम इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और किन किन लोगों ने वर्गीकरण करा है, हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो आपका वर्गीकरण था वो आपका 2 से 3 साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने मिलकर करा था। मिलकर तो नहीं, खैर अलग अलग उन्होंने अपने विचार इसके ऊपर दिए थे। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे डॉबरनर के त्रिक, दूसरा आपके मेंडलीव का वर्गीकरण, और एक न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत। ये आपके 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए थे वर्गीकरण के ऊपर, जिसको आप आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, कि इतने सारे तत्व थे तो हमने उनको वर्गीकरण क्यों करा। हम ऐसे कैसे भी तो उनको पढ़ सकते हैं, ऐसे उनकी विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। हर किसी का अपना एक उपयोग है, हम उसको अलग पढ़ लेते, हमने उनको वर्गीकरण क्यों करा। अब देखो, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि क्लास है, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, आपकी भी क्लास होगी, आपके क्लास में बच्चे होंगे। तो टीचर क्या करती है, जो आपकी क्लास टीचर होती है क्या करती है, आपको अलग अलग ग्रुप में बांट देती है या फिर अलग अलग रोज में बिठा देती है। वो ऐसा क्यों करती है, ताकि क्लास में एक वर्गीकरण हो जाए, कि उनको पता चल जाए दूर से देखकर ही, अगर कोई क्लास में है तो दूर से पता चल जाए कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे थोड़े पढ़ने में ठीक है, और कौन से बच्चे पढ़ने में थोड़े से नालायक है। तो इसीलिए किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी विशेषता के तौर पर हम उसको अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है
तत्व की सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनका अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसको वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो भी तत्व है उसको एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उसकी एक अच्छे से व्यवस्था करने के लिए हमने उसको वर्गीकरण करा है। और दूसरा, उनका अध्ययन, उनको पढ़ना आसान हो जाए। मतलब ये ना हो ना कि 118 तत्व है, अब हर किसी के बारे में अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि हम एक वर्ग को पढ़ लें। एक वर्ग को पढ़ने से क्या होगा, उस वर्ग में जितने भी तत्व होंगे सारे उसके जैसे मिलते जुलते होंगे, तो ये बात आसानी हो जाती है आपको पढ़ने में। इसीलिए उसका एक अध्ययन आसानी से करने के लिए भी हमने उसका वर्गीकरण करा है। तो ये आपके दो रीजन थे या फिर दो कारण थे जिसकी वजह से हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी तत्वों की। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डॉब्रनर के त्रिक। डॉब्रनर एक साइंटिस्ट या एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने अपने कुछ विचार प्रकट करे थे वर्गीकरण के लिए। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसको डॉब्रनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। त्रिक मतलब होता है आपका तीन। ये जितने भी सिद्धांत आपके तीनों है काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में तीनों में से एक ना एक के बारे में तो आपसे 101% पूछता ही है। और दूसरा, आपको इसको रटना भी नहीं है क्योंकि आपको बहुत ही इजीली नाम से ही आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है या इसको किस तरीके से लिखना है। तो त्रिक का मतलब होता है तीन। तो डॉब्रनर ने ये बात कही थी कि जब भी हम किसी भी तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार लगाते हैं तो जो तीन तत्वों का समूह प्राप्त होता है उन्हें हम त्रिक कहते हैं। तो त्रिक क्या था, तीन तत्वों का समूह जिसको हम उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार के हिसाब से लगाते हैं। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भाग अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। मतलब ये जो इसने इतनी गंदी सी बात आपको लग रही है कही है, इसको थोड़ा सा इजी हम बनाते हैं। तो बेसिकली त्रिक था क्या, उसने बोला कि आप जब भी किसी भी तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाते हो, मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आप उनको लगा रहे हो, तो जो तीन तत्वों का आपको ग्रुप मिला है या जो तीन तत्वों का समूह मिला है उसको हम कहते हैं त्रिक। उसको इसने त्रिक के नाम से बोला था कि ये क्या है आपका त्रिक है। आप थोड़ी सी ये राइटिंग वॉट इसको थोड़ा सा इग्नोर कर ना। तो मतलब ये बेसिकली ये आपका क्या है, तीन के ग्रुप का त्रिक है। जैसे हम कहते हैं ना तीन तिगड़ी, तो ऐसे इसने तीन तिगड़ी को तीन त्रिक के नाम से बोल दिया। और इसके बाद इसने क्या बोला, इस त्रिक में क्या है, जो आपका पहला और आखिरी वाला जो भी परमाणु भार है इसको जब आप मध्य निकालोगे, मतलब इसका आप जब मीन निकालोगे, मीन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि दोनों को प्लस करके दो से डिवाइड कर दोगे, तो इसका जो मीन होगा, जो मध्य होगा, किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। मतलब आप 40.1 को 137.3 को जब प्लस करोगे और दो से भाग करोगे तो आपका 87.6 ही आ जाएगा। तो ये आपका डॉब्लर का त्रिक था। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिक का मतलब क्या है, तीन तत्वों का समूह। और इसने बोला क्या था कि जब भी हम किसी भी तत्व को तीन तीन के ग्रुप में बांटते हैं और बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाते हैं तो पहले वाले का और आखिरी वाले का जो मध्य या मीन होगा वो किसके बराबर होगा, आपके बीच वाले के बराबर। ये डॉब्लर ने बात कही थी। अब इसके बाद आती है इसकी सीमाएं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि जब इसने इतना अच्छा आपको वर्गीकरण बता दिया तो आपने इसको यूज क्यों नहीं करा अब तक, हमने उसी टाइम इसको क्यों छोड़ दिया। तो इसकी सीमा क्या थी, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके। मतलब जितने भी उसने ये जो इसने फॉर्मूला बताया वर्गीकरण का, ये सिर्फ तीन त्रिक ही उसको मिले और बाकी के जो भी तत्व बच गए थे वो इस चीज में फिट नहीं हो पाए, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें डॉब्लर के त्रिक आपको दे रखे हैं, इसको तीन ही त्रिक मिले, एक ये और एक ये, यही 3 से 6 जो आपके एलिमेंट से तत्व थे यही इसमें फिट हो पाए। इसके अलावा जितने भी तत्व थे वो इस चीज में फिट नहीं हो पाए। मतलब जब उनके पहले और आखिरी वाले को जमा करके उनका मध्य निकाला गया तो बीच वाले के बराबर नहीं आया था, इसीलिए इस सिद्धांत को वहीं पर छोड़ दिया गया। उसके बाद हमारे आए थे दूसरे वैज्ञानिक जिसका नाम था न्यूलैंड, नाम है इस वैज्ञानिक का। इसने दूसरा सिद्धांत दिया था अपना वर्गीकरण के लिए। न्यूलैंड ने दिया था अपना अष्टक सिद्धांत। अब त्रिक मतलब क्या था, तीन, ऐसे ही अष्टक मतलब क्या होता है आपका आठ। तो न्यूलैंड ने अपने आठ अष्टक सिद्धांत दिया था, मतलब 8 का सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड का कहना था कि जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लगाया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले वाले के समान होता है। इसने उससे थोड़ा सा इजी उस चीज को कर दिया। तो इसका कहना क्या था, इसने भी किस पे ध्यान दिया था, परमाणु भार पे ही इसने भी ध्यान दिया था। इसने बोला जब आप परमाणु भार की तरह से आप तत्वों को लगाते हो तो जो पहले वाले का जो भी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म होंगे ना वो आठवें वाले के बिल्कुल जैसे होंगे। मतलब हर आठ के बाद जो आपकी विशेषताएं होती है ना वो रिपीट होती रहती है।
जैसे कि ये टेबल जो इसने दी थी, इसमें अगर हम देखें तो पहला जो हमारा तत्व है वो है हाइड्रोजन। इसका आठवां तत्व कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठवां तत्व कौन सा है आपका? F, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन की जो भी विशेषताएं होंगी वो किसके बराबर होंगी? आपकी हाइड्रोजन के बराबर। मतलब जो प्रॉपर्टी की जो विशेषताएं हाइड्रोजन में है वही सारी एज इट इज आपकी किसमें होंगी? फ्लोरीन में होंगी। ऐसे ही फ्लोरीन से अगर हम देखें तो आठवां तत्व कौन सा है आपका? क्लोरीन। तो मतलब जो भी विशेषताएं फ्लोरीन की होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी? फ्लोरीन में आ जाएंगी, क्लोरीन में आ जाएंगी। मतलब कहना यही था कि जब भी आप किसी भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से लगाते हो ना, तो हर 8 के बाद आपकी जो भी विशेषताएं होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। तो ये था इसका न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब सेम चीज यहाँ पर इसने इनमें बोली गई कि इसकी कुछ सीमाएं थी, कि मतलब न्यूलैंड ने दिया उसकी कुछ सीमा थी तो हमने उसको नहीं माना। ऐसे ही न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था ना उसकी भी कुछ सीमाएं थी, जिसकी वजह से इसको हम आज तक अपने साइंस में या विज्ञान में यूज नहीं करते हैं। तो इसकी पहली सीमा थी, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सकता। मतलब जो हल्के तत्व थे, कैल्शियम तक के जो हमारे सिर्फ 20 तत्व थे उन तक ये लागू हो पाया। उसके बाद के जितने भी तत्व थे उसमें ये चीज लागू नहीं हो पाई। मतलब हर 8 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हुई। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। मतलब अब जो उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, उस टाइम तक पाए गए थे, उसमें चलो फिर भी इसने किस तरह से फिट कर दी चीजें, पर जो नए नए तत्व निकलने लगे, नए नए तत्व डिस्कवर होने लगे, उसमें ये चीज नहीं हो पाई। मतलब वो भी इस टेबल में फिट नहीं हो पाए। उसके बाद सारणी में तत्वों को समाजित करने के लिए केवल 2 तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया, बल्कि असमान तत्वों को जिनकी कोई गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया। मतलब जबरदस्ती का काम करा था इसने अपनी टेबल में। अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए इसने क्या करा, एक कई जगह पर 2 तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया, और साथ ही साथ ताकि इस टेबल में वो जबरदस्ती घुस जाए, इसलिए इसने क्या करा, ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके जो गुण थे वो बिल्कुल समान नहीं थे। ऐसे तत्वों को भी इसने एक साथ बिठा दिया। मतलब जो 2 बिल्कुल लड़ाकू बहनें थी उनको एक साथ इसने एक टेबल में घुसा दिया। तो ये थी इसकी कुछ सीमाएं। तो इसी के साथ हमारा जो ये न्यूलैंड था वो खत्म हो चुका है। और अब हमारा लास्ट और तीसरा आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब तीसरा साइंटिस्ट था हमारा मेंडलीव, जिसने बोला कि न्यूलैंड और जो ये हमारा डॉबरिनर दोनों पागल हैं। मैं सबसे होशियार हूँ, जो इन्होंने 2 बातें बोली वो बिल्कुल गलत थी, मैं अपनी अलग दूंगा जो तुम सब मानने वाले हो। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। ऐसा मैंने मजाक में बोला है, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं था, थोड़ा सा टॉपिक को बनाने के लिए। सबसे पहले इसने क्या बोला, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। मतलब जो भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल जो चीजें होती हैं तत्वों की, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होती है। मतलब परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हो उनका एक रिजल्ट होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों ने रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। मतलब उन दोनों ने किस पर आधारित करी थी, आपकी जो परमाणु भार था उसके ऊपर उनकी आधारित थी। मतलब परमाणु भार को देखकर उन्होंने अपनी टेबल में तत्वों को रखा था। इसने किस पर रखा, द्रव्यमान को देखते हुए और रासायनिक गुणधर्म को देखते हुए तत्वों को वर्गीकरण उनका करा था। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसमें समूह कहते हैं, और 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। मतलब 8 इसमें आपके स्तंभ है, और 6 जो है आपकी पंक्तियां हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने स्तंभ थे या कितनी पंक्तियां थी। तो इसको याद कर लेना कि आपके 8 स्तंभ थे और 6 पंक्तियां थी जिसको हम आवर्त कहते हैं। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां कि हमने क्यों इसको माना या क्यों इसको काफी सालों तक हमने यूज करा अपने विज्ञान में। अब देखो, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि मेंडलीव ने क्या करा था, न्यूलैंड और जो आपका डॉबरिनर था, जितनी भी सीमाएं दोनों की टेबल में थी, दोनों के सिद्धांत में थी ना, मेंडलीव ने सबको पूरा करने के लिए अपने सिद्धांत दिए थे। तो जितने भी आपकी उसमें सीमाएं थी सारी की सारी तो नहीं, खैर, पर काफी हद तक इसमें पूरी हो गई थी। सबसे पहले अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। उन दोनों में हमने क्या पढ़ा, दोनों की सीमाएं ये थी कि जो नए तत्व आपके बने थे, नए तत्व पाए गए थे, वो उस टेबल में फिट नहीं हो पाए थे। तो इसने क्या करा, नए तत्वों के लिए पहले से पहले स्थान छोड़ दिए कि अगर कोई नया तत्व बनता है, डिस्कवर होता है, तो वो इसमें फिट करा जा सकता है बिना टेबल को खराब करे। तो इसने रिक्त स्थान पहले से पहले ही छोड़ दिए।
दूसरा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिलना, मतलब अब हमने ये उसका न्यूलैंड में पढ़ा था कि न्यूलैंड ने क्या करा था कि दो अलग गुणधर्म वाले तत्वों को भी एक साथ रख दिया था। तो मेंडलीव ने उसी को ठीक करते हुए क्या करा, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे सिर्फ उन्हीं को एक साथ रखा, जो असमान गुणधर्म वाले थे उनको अलग अलग रखा। उसके बाद तीसरा उसका जो उपलब्धि थी वो ये थी कि पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैस का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। मतलब इसने रिक्त स्थान छोड़े थे। रिक्त स्थान छोड़ने का उसका मतलब क्या था कि जो भी आपके नए तत्व मिले या नए तत्व आपके डिस्कवर हो, वो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, मतलब जो ऑलरेडी टेबल बन रखी है उसको छेड़े बिना हम उसमें उसको फिट कर सकें और आप अलग से उसको पहचान सके कि हाँ ये जो टेबल है इसमें यहाँ पर आपकी अक्रिय गैस है। उसके बाद इतनी सारी जो इसकी उपलब्धियां थी, इसने इतनी सारी जो आपके न्यूलैंड और उसके डॉबलर की जो भी आपकी सीमाएं इसने पूरी करी थी, उसके बावजूद इसकी जो सिद्धांत थे उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं रह गई थी, कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। अब देखो, कोई भी इंसान जो होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता। ये वैज्ञानिक जो होते हैं ना वो भी इंसान ही होते हैं। तो इनके भी कहीं ना कहीं जो डिस्कवरीज होती हैं, जो भी ये नया चीज बनाते हैं, जो भी ये नई चीज डिस्कवर करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सीमाएं निकल आती हैं, भले ही कितनी ही सीमाओं को पहले वाली को पूरा करने की कोशिश कर ले। तो मेंडलीव की भी कुछ सीमाएं थी, जैसे कि सबसे पहली सीमा इसकी ये थी, स्तंभ स्थानिकों को एक स्थिति का स्पष्ट नहीं थी। मतलब जो भी आपके सेम स्थान वाली चीजें थी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उसने स्थान भले ही छोड़े थे, समान गुणधर्म वाली चीजों को साथ में रखा था, उसने पंक्तियां बनाई, सब कुछ करा, पर उसके बाद भी कुछ चीजों की जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो उसने स्थान रखा था ना वो अक्रिय गैस में भी आ रहा था, वो तत्वों में भी आ रहा था। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन का स्थान था ना वो इसके टेबल में निश्चित नहीं था, वो इसको बार बार इधर उधर करता रहता था। तीसरा, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था। इसने अपनी टेबल में जबरदस्ती फिट करने के लिए, अपनी बात को बिल्कुल सही प्रूफ करने के लिए क्या करा, कुछ तत्वों को ऐसे स्थान पर रख दिया जो उनके द्रव्यमान के हिसाब से अनुचित थी, या फिर उनके द्रव्यमान के हिसाब से उसको वहां पे नहीं होना चाहिए था। तो इन शॉर्ट इसने भी कहीं ना कहीं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए जबरदस्ती टेबल में तत्वों को ठूस दिया था। उसके बाद हमारा आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। मतलब क्या क्या उसके दोष थे और क्या क्या उसने इसमें लगाई थी चीजें। सबसे पहले, आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। मतलब कौन कौन सी चीजें जो थी, जो न्यूलैंड और डॉबनर ने दी थी और सीमाएं निकल आई थी उनकी, और जो मेंडलीव की टेबल में पूरी हो गई थी। सबसे पहले, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसमें आपको पहले वाली इसकी सीमा में बताया कि जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। काफी सारी चीजें जो थी उनको बिना द्रव्यमान के देखे उसने टेबल में रख दिया था। दूसरा, कोबाल्ट जिसका परमाणु संख्या 27 थी, परमाणु संख्या 27 थी, वो निकल से पहले आएगा। मतलब निकल की परमाणु संख्या क्या है, 28, तो ऑफकोर्स ये बात 28 से पहले कहते हैं 27, तो मतलब कोबाल्ट उससे पहले आना चाहिए था, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसने अपनी टेबल में उनकी जगह इधर उधर कर दी थी। तीसरा, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, मतलब पूरी संख्या होती है। जितने भी आपके परमाणु क्या वो होती है, शेल्स होती हैं, कोश होती हैं, या जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, सब कुछ मिला के हम परमाणु संख्या निकालते हैं, तो वो एक पूर्ण संख्या होती है किसी भी तत्व की। अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होती है आपकी 1, हीलियम की क्या होती है 2, तो इनके बीच में कोई तत्व नहीं आना चाहिए इनकी संख्या के हिसाब से। पर इसने क्या करा, इनके बीच में भी एक तत्व को ठूस दिया था। तो बेसिकली ये इसकी कुछ सीमाएं थी। उसके बाद परमाणु संख्या बताई गई। परमाणु संख्या क्या होती है आपकी, जो भी आपकी संख्या ऑफ परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपकी परमाणु संख्या होगी। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा साइंस में कि ये परमाणु संख्या या परमाणु भार या द्रव्यमान ये सब क्या होते हैं, वही सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिपीट दोबारा बताई गई हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। मतलब अगर कोई भी एक आवर्त है, कोई भी एक लाइन है आपकी जिसमें आपने तत्वों को रखा हुआ है, तो उसमें क्या है, आपकी कोशों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर आपके 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 1 2 3, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अगर ये एक आवर्त में है या एक लाइन में है तो इनकी जो भी परमाणु संख्या होगी वो बराबर होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में
18 स्तंभ हैं और जिनको हम समूह कहते हैं, और 7 क्षितिज पंक्तियां हैं जिसको हम आवर्त कहते हैं। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात है, जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद आपकी आधुनिक आवर्त सारणी आई थी। मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी आई थी उसका आधार क्या था, किस आधार पर उसमें उसमें तत्वों को रखा गया था, और साथ ही साथ उसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे तो द्रव्यमान पे क्या असर पड़ेगा, परमाणु संख्या पे क्या असर पड़ेगा, ये सब आपको याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम आपको इसमें याद नहीं करना। तो जो भी मंडलीय की सीमाएं थी वो सारी की सारी आधुनिक आवर्त सारणी में पूरी हो गई थी, और ये वो सारणी है जो मेंडलीव के बाद से लेकर अब तक जो है वो चलती आ रही है, और इसी के हिसाब से हम तत्वों को यूज करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें 18 स्तंभ थे जिनको हम समूह कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, और 7 क्षितिज पंक्तियां थी जिनको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से भी काफी बार आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करके चलो। उसके बाद सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। इसमें आपको देखो, इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक समूह के सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो समान होते हैं। जैसे कि पहला समूह जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, लिथियम और एन है। ये आपके तीन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और एन, नाइट्रोजन जिसको आप कहते हो। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एन नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो मतलब सभी जो इलेक्ट्रॉन है तत्वों में वो कितना है आपके? एक। मतलब ये सारे आपके एक ही ग्रुप में है, एक ही समूह में है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक समान होगा, इनका जो परमाणु संख्या होगी वो भी एक समान होगी। समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे ऐसे ऐसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे देखो ना, इसमें आप, इसमें एक था, इसमें दो हो गए, इसमें तीन हो गए, और अगले में हम के पे गए तो ये चार हो गए। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आपकी कोशों की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भिन्न कोशों में भरे जाते हैं। मतलब जो आपकी अलग अलग आवर्त है, मतलब अलग अलग जो आपकी ग्रुप्स हैं या जो अलग अलग लाइनें हैं, इनमें तत्वों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? इस बात पर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके कोश में है। भिन्न कोश में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्व संख्या बताती है। मतलब जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? आपके तत्वों की संख्या बताती है, और वही इसका आधार होता है। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला बताया गया है जिसका इस्तेमाल कर कर आप ये पता कर सकते हो कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसमें कितने कोश पाए जाएंगे। जैसे कि के कोश है, उसमें आप एन एक होता है, तो हमारा जो दो होगा, टू जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो एन क्योंकि हमारा एक ही होता है के कोश में, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका दो ही आएगा। तो जो दो तत्व होंगे वो प्रथम आवर्त में होंगे। ऐसे ही अगर आप के एल कोश में लगाओगे तो एन क्या आ गया हमारा? दो। इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको फिट करते हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर जो आपका 8 होगा। तो दो 8 तत्व किसमें होंगे? आपके प्रथम आवर्त में दो तत्व होंगे। मतलब अगर ये 8 है तो पहले वाले में कितने होंगे आपके? दो, और बाकी कितने बच गए आपके? 6। तो इस तरीके से आपका जो कोश है वो निर्धारित किया जाता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, और इसी 10th में भी आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हुई है। ये इतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, ये जस्ट आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है, और ना ही ये पेपर में कभी आपसे पूछा जाता है। ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। ये आपकी सपोर्ट मटेरियल में और एनसीईआरटी में आपको दोनों में मिल जाएगी। आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, जैसे हमने पढ़ा कि इसमें 7 जो है आपके समूह हैं और 18 जो है वो आपके स्तंभ है, मतलब लाइनें हैं। आपको इसमें पूरी पूरी टेबल याद नहीं रखनी है। शुरुआत के आपके 20 एलिमेंट्स जो आपके होते हैं हाइड्रोजन हीलियम से लेकर कैल्शियम पोटेशियम तक, आपको सिर्फ वो याद होने चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि 7 आपकी आवर्त है और 18 आपके स्तंभ हैं, और बस इतना याद होना चाहिए। ज्यादा आप इसमें क्वेश्चन इसमें से पूछता भी नहीं है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्ति की क्या क्या प्रवृत्ति इसकी होती है, किस किस टाइप से इसमें चीजें फिट करी जाती हैं, ये सब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने पर इसमें कौन से गुण या कौन सा जो
विशेषता है उसमें परिवर्तन आएगा दाएं से बाएं जाने में और लेफ्ट से ऊपर से नीचे जाने में। तो ये आपकी टेबल है जो आपके सपोर्ट मटेरियल में बनी हुई है, आप वहां पे भी देख सकते हो। सबसे पहला गुण आपका है परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु का साइज, मतलब एक परमाणु कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके साइज को हम कहते हैं परमाणु साइज। जैसे अब देखते हैं हम आवर्त में परिवर्तन। आवर्त क्या था आपका? ऊपर से नीचे जाने में। जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो जो आवर्त मतलब जो परमाणु साइज होता है वो कम होता रहता है। मतलब शुरुआत में बड़ा होगा फिर और वो छोटा छोटा होता जाएगा। ऐसे ही समूह जो होता है आपका लेफ्ट से राइट जाने में, जो दाएं से बाएं जाने में आपका परमाणु साइज जो होता है वो आपका बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और कोश जो होते हैं वो नए जुड़ते रहते हैं। आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा और यही पता होना चाहिए कि किस कारण पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि परमाणु साइज क्यों कम होता है, क्योंकि जो वो होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो आकर्षण होता है वो बढ़ता रहता है, और जो नाभिक होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो घटती रहती है। इसी का उल्टा जब आप दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु साइज बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका धात्विक गुण, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टीज को आप बोलते हो। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आपका जो धात्विक गुण होता है वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी घट जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बाहरी कोश में इतने ज्यादा होते हैं कि लूज करना या फिर छोड़ना मुश्किल होता है, आपका लेना आसान होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप कह सकते हो किसी का अगर बाहरी कोश में 6 है, उसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए आपको? 8 चाहिए होते पूरा करने के लिए, 6 इसके पास हैं, कितने और चाहिए? 2। तो क्या आसान होगा इस तत्व के लिए, 6 को छोड़ना या 2 को लेना? तो आप कहोगे 2 को लेना आसान होगा। तो इसीलिए जब भी आप ऊपर से नीचे जाते हो ना तो आपका जो धात्विक गुण होता है वो कम होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है ना वो घटती रहती है। तो ये जो तत्व होते हैं वो ले लेते हैं देने की बजाय। इसी का उल्टा आपका अगर आप दाई से बाई ओर जाते हो तो आपका जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो त्यागने की क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है। ऐसे ही आपका आता है अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होता है आपका? कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या फिर जोड़ सकता है अपने अंदर अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं अधात्विक गुण। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो आपका जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी बढ़ जाती है। इसी का उल्टा जैसे आप दाई से बाई ओर जाते हो तो आपका जो अधात्विक गुण होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की क्षमता होती है ना वो घट जाती है। इसीलिए इसका जो अधात्विक गुण होता है वो घटता रहता है। तो ये आपकी कुछ प्रवृत्ति थी जो आपको याद होनी चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे 101% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से आपको इस वीडियो के अलावा कोई और टॉपिक नहीं आने वाला। जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी वीडियो के अंदर से आएंगे। तो सपोर्ट मटेरियल के थ्रू मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है बिल्कुल डिटेल में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हो क्लास 10th में उनका ज़रूर शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।